हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल मैथ एक्सपर्ट में। आज इस क्लास में हम बात करेंगे, सेट होगा हमारा 2025 का 822 सीए, ठीक है, जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बहुविकल्प को छोड़कर सारे हल करने वाले हैं इस क्लास में। ठीक है, क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखें इसको और धैर्य बनाए रखें। पहला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 4 प्लस का रूट 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये हमारे सारे 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा पहले के हम अभी पार्ट देख रहे हैं। पहले के ABCDEF और फिर दूसरे में जाएंगे, तीसरे में जाएंगे, ऐसे चौथे में, पांचवें में पूरा सेट हम हल करने वाले हैं। ठीक है, तो हमें दिया है 4 प्लस का रूट 2 सिद्ध क्या करना है? एक अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन 100% आता ही है इस टाइप का। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है एक आएगा यहाँ से, 2 नंबर में या 3 नंबर में। ठीक है, तो हम लिखेंगे, मान लेंगे, माना 4 प्लस रूट 2 इक्वल टू कितना मानेंगे? आप सभी को पता है A/B मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर A और B क्या है लिखेंगे, यहाँ A, B क्या है? अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होती हैं, किसी दूसरे से डिवाइड नहीं होती हैं, वह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब इसमें हमें क्या करना है? 4 को उठा के हम इधर की साइड भेजेंगे, तो इधर कौन बचेगा? रूट 2 बराबर A माइनस का B, A/B माइनस का कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, रूट 2 बराबर हो जाएगा A माइनस 4B अपॉन में कितना हो जाएगा? B। यहाँ पर A और B क्या है? एक अभाज्य संख्या, मतलब पूर्णांक है, तो लिख देंगे यहाँ A माइनस 4B अपॉन में कितना है? B। क्या हो जाएगा? पूर्णांक है, पूर्णांक है। ठीक है, ये तो अभी परिमेय संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे अतः यह सार्वमान्य सत्य है कि रूट 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः 4 प्लस रूट 2 क्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी। समझ गए? हम ये रूट 2, रूट 3, रूट 5 ये सब सिद्ध कर चुके होते हैं कि ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब उसने बोला है ये सिद्ध करके दिखाओ 4 प्लस रूट 2 क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या। तो हम इसको किस फॉर्म में मान लेंगे? A/B की फॉर्म में मान लेंगे। फिर 4 को उठा के लेके जाना इधर की साइड, तो किस में चला जाएगा? ये माइनस में चला जाएगा। अब हम मानेंगे ये क्या है? एक पूर्णांक जो कि परिमेय होगा, लेकिन हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि रूट 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे विरोधाभास हो जाएगा, तो लिख देंगे 4 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। यही क्या हो जाएगा? इति सिद्धम, प्रूव्ड हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है कोसेक थीटा बराबर 13/5 हो तो कोट थीटा का मान बताओ। ये भी हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। बोला गया है कोसेक थीटा बराबर 13/5 13/5 देन कोट थीटा इक्वल टू क्या? ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक त्रिकोणमिति से लिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करते हैं इसको, बनाते हैं। देखिएगा, कोसेक थीटा बराबर दिया है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है कोसेक थीटा बराबर 13/5। अच्छा, कोसेक में ये क्या होता है? कर्ण होता है, और ये क्या होता है? हमारे पास लंब होता है। हमें आधार की ज़रूरत है। आधार कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो आधार बराबर होता है अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर 13 का 169, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, यहाँ से कितना बचेगा?
144। 144 को बाहर निकालेंगे तो आधार कितना आएगा, आधार आ जाएगा हमारा 12। कितना आ जाएगा 12। हमसे मान पूछा है कॉट थीटा का, तो कॉट थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है 5 और बटे में आधार कितना है 12, जो कि हमारा राइट आंसर है। ये हो जाएगा हमारा आंसर 5/12। देखिएगा समझिएगा, कोसेक थीटा बराबर 13/5। 13 क्या है यहाँ पर कर्ण और लंब क्या है 5। हमें आधार की जरूरत है, आधार निकालेंगे अंडर रूट में 13 का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। 144 को बाहर निकालेंगे 12 आ जाएगा। कोट थीटा बराबर आ जाएगा 5/12, क्योंकि कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो यहाँ पर आएगा 12 और अपोन में कितना आएगा 5। मैंने टेन थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, ध्यान नहीं दिया। कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, तो 12/5 आंसर। ध्यान से रखना, कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। मुझसे भी मिस्टेक हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिखेंगे दिया है आर बराबर कितना 14 सेंटीमीटर, मतलब 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी इसमें थीटा नहीं दे रखा, मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन में क्या दे रखा है। कोण कितना, जिसका कोण 30 अंश हो, जिसका कोण कितना हो 30 अंश हो, ठीक है। थीटा बराबर कितना दे रखा है 30 अंश। थीटा बराबर कितना है 30 अंश। त्रिज्याखंड का फॉर्मूला कितना होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू में होता है पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह हम कितना लगाएंगे, थीटा की जगह लगाएंगे 30 अपॉन में कितना आएगा 360, पाई का मान 22/7 इंटू में कितना आएगा आर की जगह 14, तो 14 को लिख लेंगे हम 2 बार। 7 से काट देंगे 7 दूनी 14, 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे 3 कम 3, 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 7 14, इसकी गुणा कर देंगे 7 दूनी 14 154 और बटे में कितना आएगा 3। इसको भाग कर देंगे 3 पंजे 15, 3 कम 3 बचा 1 हो जाएगा 3 3 9, 3 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमने क्या किया था, देखो कोण थीटा बराबर कितना दिया 30 अंश, आर बराबर 14 सेंटीमीटर, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर मान लगाया, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे आंसर आ जाएगा 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छे क्वेश्चन है। ये लिया है हमारा सांख्यिकी से, माध्यिका पूछिए, क्या पूछिए माध्यिका। तो माध्यिका निकालने के लिए वर्ग अंतराल दिया है और ये क्या दिया बारंबारता, हमें निकालनी है संचयी बारंबारता। क्या निकालनी है, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकाल लेंगे तो क्या करना होता है, इस 5 को हम सेम लिखते हैं। 5 में 8 जोड़ते हैं 13, 13 में 20 जोड़ देंगे 33, 33 में 15 जोड़ना है तो हो जाएगा 48, 48 में 7 जोड़ देंगे 55 और 55 में 5 जोड़ देंगे 60, ठीक है। जो ये वाली वैल्यू होती है वही हमारा n का मान होता है, मतलब इनको काउंट करने के बाद भी 60 ही आएगा। कितना आएगा 60। अब माध्यिका का फॉर्मूला लगाना है। माध्यिका का फॉर्मूला, माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, देखो अभी तो हमें वैल्यू भी निकालनी है। इसमें जाएंगे सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढेंगे, ठीक है। ये हमारी हो जाएगी f का मान, ठीक है। इसके ऊपर जाएंगे CF का मान हो जाएगा, इसकी सीध में जाएंगे ये L का मान हो जाएगा, किसका L का। इन दोनों में अंतर देखना, अंतर कितने का है, तो अंतर है हमारा h बराबर 10, ये h की वैल्यू आ गई, ये n का मान दे रखा है। माध्यिका का फॉर्मूला कितना होता है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में कितना होता है h। ये L प्लस यूँ लिखा जाएगा, समझ गए। L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में कितना आता है h आता है, ठीक है। वैल्यू पुट करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे L की वैल्यू कितनी है 20
प्लस एन की वैल्यू कितनी है 60, 60/2 माइनस सी एफ की वैल्यू कितनी है 13 अपॉन में एफ की वैल्यू कितनी है 20, ठीक है, इनटू में एच कितना है 10। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, इसको काटेंगे 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 30 और माइनस कितना हो जाएगा 30 माइनस 13 अपॉन में कितना आएगा 2, यहाँ से घटा देंगे 20 प्लस 20 में से 30 में से 13 जाएंगे तो कितना बचेगा 17 बचेगा, अपॉन में कितना आएगा 2 से काट देंगे 20 प्लस 8.5 आ जाएंगे, ये 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, जोड़ देंगे इसको 28.5, हमारा क्या हो जाएगा आंसर, माध्यिका कितनी होगी 28.5। एक बार और रिपीट कर लेते हैं, फॉर्मूला हो जाएगा एन की वैल्यू लगा देंगे यहाँ से 60, ठीक है, अपॉन में 2 माइनस का 13 अपॉन में 20, यहाँ से इनटू में कितना हो जाएगा एच, 0 से 0 कैंसिल, 30 माइनस 13/2, 30 में से 13 जाएंगे 17, 17 का आधा कर देंगे 8.5, 20 में जोड़ देंगे 28 पॉइंट, हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन ई की ओर, जो फर्स्ट ई का है, कितने मार्क्स का है 2 मार्क्स का। कह रहा है बिंदुओं -5, 7 और -1, 3 के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, दूरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी, यानी कि ये एक्स है, ये वाई मान सकते हैं, ठीक है। अब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर रूट में क्या होता है a2 माइनस a1 का होल स्क्वायर प्लस b2 माइनस b1 का होल स्क्वायर, समझ गए। अब यहाँ ये a1 b1 a2 b2 क्या है समझते हैं। देखो जो x है ना, x ये हमारा a1 का मान है, ये किसकी वैल्यू है a1 की, ये a1 ये b1 ये a2 और ये क्या है b2, समझ रहे हैं बात। वैल्यू पुट कर देंगे तो d बराबर हो जाएगा a2 कितना है -1, -1 में से कितना घटाएंगे -5, तो -1 प्लस 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 में से कितना घटाएंगे 7 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या लगेगा होल स्क्वायर, तो d बराबर कितना हो जाएगा, 1 में से 5 जाएगा तो 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर ले लेंगे हम कॉमन, बाहर आ जाएगा 4, रूट में रह जाएगा 1 प्लस 1, तो d बराबर आएगा 4√2 मात्रक, ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। 2 नंबर हम और जोड़ चुके होंगे। देखो इसके जो बहुविकल्पी के ना, जो बहुविकल्प है इसके 20 मैंने एक वीडियो बनाई है, ठीक है, मतलब एक इसकी क्लास है अलग 20 क्वेश्चन की, मैं यूट्यूब चैनल के नाम के नीचे अपना वीडियो भेज दूंगा, वहाँ से देख लेना, मतलब लिंक डाल दूंगा, वहाँ से वीडियो देख लेना। नेक्स्ट करा है 2 बिंदुओं -5, 7 -1, 3 के बीच की दूरी कितनी है 10 मात्रक, ठीक है। तो बाई का मान बताओ, किसका मान बताना है बाई का, सेम फॉर्मूला यही वाला यूज होगा, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला। यहाँ पे दूरी दे रखी है, एक पॉइंट का एक एलिमेंट मिस कर रखा है उसने, ठीक है, तो वो हमें निकालना है। फॉर्मूला लगाएंगे d बराबर रूट में सेम जो ऊपर है ना फॉर्मूला वही लगेगा, a2 कितना है -1, पॉइंट चेंज नहीं करेंगे इसके, दो कॉमा बाई आएगा यहाँ पर, 2 कॉमा बाई, ठीक है, बाकी ये है सारे। दो कॉमा बाई और 10,3, 10,3 के बीच की दूरी कितनी हो 10, तो बाई का मान बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे हम d बराबर
डी बराबर ए टू कितना है हमारा 10, 10 में से कितना माइनस करेंगे 2, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से कितना माइनस करेंगे 22, 3 माइनस 22 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हमें 2 पॉइंट यहाँ पर दे रखे हैं, पहला है हमारा 2,22, दूसरा है हमारा 10,3। तो हमें क्या करना है 10 में से 2 को घटा देना, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और 3 में से 22 को घटाएंगे, 3 माइनस 22 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब डी बराबर कितना दे रखा है उसने 10, कितना दे रखा है 10, बराबर लिख लेंगे इसको दोबारा से, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 22 का होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों ओर क्या कर देंगे वर्ग, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग कर देंगे तो इधर 10 का वर्ग हो जाएगा 100, इधर कितना हो जाएगा 8 8 64 प्लस 3 माइनस 22 का होल स्क्वायर, 64 को उठा के इधर ले जाएंगे तो उधर बचेगा हमारा 3 माइनस 22 का होल स्क्वायर, 64 माइनस 100 माइनस 64, 100 माइनस 64 कितना बचेगा 36, 3 माइनस 22 का होल स्क्वायर, ये कितने का होल स्क्वायर है 36, 3 माइनस 22 का होल स्क्वायर, ये है 6 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर है 6 का। हमें क्या करना है 3 माइनस का 22 बराबर हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस का 6। ठीक है, तो 22 बराबर यहाँ से हमें आंसर मिलेगा, 22 को उठा के इधर लेके आएंगे, 6 को उठा के इधर लेके आएंगे तो 6 माइनस का मान लेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 प्लस 6, तो 22 बराबर हमारा 9 आएगा। यहाँ से एक आंसर और मिल जाएगा, 22 बराबर प्लस 6 को ले जाएंगे तो 3 माइनस 6, तो 22 बराबर हो जाएगा हमारा 3, यानी कि दूरी हमारी माइनस में आएगी नहीं मोड में आएगी, तो 22 बराबर कितना हो जाएगा 22 बराबर 9,3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके दो आंसर मिलेंगे, एक 9 एक 3। नेक्स्ट है हमारे पास p माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 का एक शून्य कितना हो माइनस का 3 हो, क्या हो माइनस का 3, तो p का मान बताओ। ठीक है, इसमें बताना है हम क्या करेंगे, समीकरण दिए हमें p माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1, ठीक है, बराबर कितना मान लेंगे 0, और शून्य कितना दे रखा है -3, तो यहाँ पर लगाएंगे -3 और यहाँ पर लगाएंगे -3, तो p माइनस 1 -3 का होल स्क्वायर प्लस p इंटू में कितना आएगा -3 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। जहाँ पर x है वहाँ हमें क्या पुट कर देना है -3 पुट कर देना है। ठीक है, 3 तिया कितनी हो जाएंगे 9, तो p माइनस का 1 गुणा में कौन आएगा 9 आ जाएगा, और -3p प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से क्या कर देना है हमें 9 के अंदर गुणा, तो ये हो जाएगा 9p माइनस का 9, ठीक है, और माइनस का 3p और प्लस का 1 बराबर 0। 9 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 6p, और 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 8 बराबर 0। 8 को उठा के बराबर की साइड फेंक देंगे, तो 6p बराबर हो जाएगा 8, तो p बराबर हो जाएगा 8/6। ठीक है, 2 से काट देंगे, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 4/3 हमारा आंसर हो जाएगा। p का मान हो जाएगा हमारा 4/3। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है p के किन मानों के लिए निम्न समीकरण, मतलब नीचे जो समीकरण दिए हैं px प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0 और 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल में क्या होता है, देखो यहाँ से हम a1 का मान निकालेंगे तो a1 बराबर आएगा 4, ठीक है, b1 बराबर आएगा p, c1 बराबर आएगा 8। अगर मैं a2 का मान निकालूंगा, a2 का मान निकालेंगे 2 आएगा, b2 की वैल्यू निकालेंगे हम 2 आएगी, c2 की वैल्यू निकालेंगे 2 आएगी। ठीक है, हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है, अगर अद्वितीय हल होते हैं तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, ये कंडीशन अप्लाई होगी यहाँ पर। अद्वितीय हल होते हैं तो a1 अपॉन a2
इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, अगर कोई हल नहीं है तो क्या होता है A1/A2, क्या होता है A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका कोई हल नहीं होता है, नॉट आंसर। अगर एक कंडीशन है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तो इसके क्या होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि अनंत हल होते हैं। अब हमें हमसे कह रहा है अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल, तो ये वाली कंडीशन होती है। A1 कितना है 4 बटे में A2 कितना है 2 बराबर B1 कितना है P, B2 कितना है 2। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा आंसर आएगा P बराबर नहीं होगा किसके 4 के। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ रहे हैं बात। अगर हमारे पास कोई हल नहीं है तब ये कंडीशन लगाएंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा, वो ये नहीं होगा किसके C1/C2 के। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है, तो इसके बहुत सारे हल होंगे, इनफाइनाइट हल यानी कि अनंत हल होंगे। अगर हमसे पूछा है अद्वितीय हल तो हम ये वाली कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, A1/A2 बराबर B1/B2, A1 की वैल्यू यहाँ से 4 लगा देंगे, A2 की वैल्यू 2 लगा देंगे, B1 की वैल्यू P लगा देंगे और B2 की वैल्यू 2 लगा देंगे। यहाँ पर बराबर नहीं का निशान लगाएंगे, 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। P बराबर नहीं होगा किसके 4 के, और किसी के भी बराबर हो सकता है। समझ गए। चलिए बच्चों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन सी की ओर। ठीक है, जो कि कितने मार्क्स का है 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है 4। इसमें बोला है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के बाहरी बिंदु को वृत्त के केंद्र पर मिलाने वाला रेखाखंड उसी बाहरी बिंदु से खींची गई वृत्त की 2 स्पर्श रेखाओं के साथ बराबर कोण बनाता है। क्या बनाता है बराबर कोण बनाती है। देखिए बच्चों इसको हम समझेंगे चित्र के माध्यम से। ठीक है, पहले हम इसका चित्र ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें बोला गया है कि हमें एक वृत्त लेना है। क्या लेना है वृत्त। ठीक है, ये इसका क्या होगा सेंटर होगा, केंद्र होगा। इसको हम लिखते हैं ओ से। किससे लिखते हैं ओ से। वो कह रहा है केंद्र पर मिलाने वाला रेखाखंड बाहरी बिंदु से, तो हम एक बाहरी बिंदु ले लेंगे P। इन दोनों को हमने आपस में मिला दिया। वो कह रहा है रेखाखंड उसी बाहरी बिंदु से खींची गई वृत्त की 2 स्पर्श रेखा है। तो एक वृत्त की स्पर्श रेखा यूं खींचेगी, एक वृत्त की स्पर्श रेखा यूं खींचेगी। ठीक, एक वृत्त की स्पर्श रेखा ये जाएगी और एक वृत्त की स्पर्श रेखा हमारी ये होगी। ठीक है, 2 वृत्त की स्पर्श रेखा हमने खींच ली। इसका नाम दे दिया हमने स्पर्श रेखा का, स्पर्श बिंदु का A, और इस स्पर्श बिंदु का नाम दे दिया B। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सिद्ध करने वाला, 4 मार्क्स का छोटा सा। अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये इसकी त्रिज्या हो गई ABR त्रिज्या, और ABR ये O, ये P, ये AP और ये BP। AP और BP क्या हैं स्पर्श रेखाएं। ठीक है, चलिए इसको समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, स्पर्श बिंदु पर जो कोण बनता है स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में, वो कितने अंश का होता है 90 अंश का। ठीक है, यहाँ पर भी कोण बनेगा, वो भी कितने अंश का होगा 90 अंश का। अगर मैं त्रिभुज OAP में देखूं, OAP में OAP बा त्रिभुज OBP में, OBP में यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा जो OAP है, कौन OAP, वो बराबर है किसके कौन OBP के, कौन OBP के।
क्यों? क्योंकि ये दोनों समकोण हैं। दोनों कोण कैसे हैं? समकोण। ठीक है। भुजा में देखूं ओ ए बराबर है किसके? ओ बी के। ओ ए किसके बराबर है? ओ बी के, क्योंकि ये दोनों क्या है? त्रिज्या। ठीक है। अगर मैं देखूं ये ओपी बराबर है किसके? ओपी के। क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ रेखा है। उभयनिष्ठ रेखा है। एक कंडीशन और रह गई, एपी भी किसके बराबर है? बीपी के। तो एपी बराबर है किसके? बीपी के। क्यों? हमें पता है एक ही बिंदु से एक ही वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर। इतना करने के बाद हमने पाया कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों क्या है? सर्वांग सम। लिखेंगे अतः त्रिभुज ए ओ पी ए बा त्रिभुज ओ पी बी क्या है? सर्वांग सम है। क्या है? सर्वांग सम। ठीक है। सर्वांग सम में कंडीशन क्या होती है? सारे कोण आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो लिख देंगे अतः एंगल ओ पी ए बराबर होगा किसके? एंगल ओ पी बी के। यही हमें प्रूव करना था कि बराबर कोण बनाता है। ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होना चाहिए? इक्वल। ठीक है। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। हमने चित्र ड्रॉ किया और हमने देखा कि ओ ए पी और ओ बी पी में क्या क्या कंडीशन होनी थी? ओ ए पी बराबर था हमारा ओ बी पी के। ठीक है। ओ ए पी दोनों कौन से थे? 90 अंश के कोण थे, समकोण थे। दोनों कोण कैसे थे? समकोण। ठीक है। और ओ ए और ओ बी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों त्रिज्या है, तो त्रिज्या आपस में कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। ओपी और ओपी दोनों में एक ही साइड दे रखी है, मतलब इस त्रिभुज के लिए भी ओपी लाइन काम कर रही है, ऊपर वाले त्रिभुज के लिए भी ओपी लाइन कर रही है, तो ये उभयनिष्ठ हो जाएगी। एपी और बीपी स्पर्श रेखाएं भी आपस में क्या होती हैं? इक्वल। कहने का मतलब ये है दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। सर्वांग सम का मतलब होता है जिसकी सारी साइड है, सारी भुजाओं का रेशियो सारी भुजाओं के दोनों, मतलब इस भुजा का रेशियो इस वाली भुजा के बराबर हो, ये वाली भुजा, सारा रेशियो बराबर होता है। ठीक है। वो क्या कहलाते हैं? हमारे सर्वांग सम कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा? आपस में बराबर। ठीक है। यही सिद्ध करना था कि रेखाओं के साथ क्या बनाते हैं? बराबर कोण बनाते हैं। कैसे कोण बनाते हैं? बराबर। स्पर्श रेखाओं के साथ बराबर कोण बनाते हैं। तो ये रही दोनों स्पर्श रेखाओं के साथ ये वाले दोनों कोण आपस में बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन डी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य, त्रिभुज बना लो पहले, ये ए त्रिभुज ए बी और ये सी। मान लेंगे हम यहाँ पर एक पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट, कह रहा मध्य बिंदु, एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा हमारी बी सी के समांतर एक लाइन खींच दो। ठीक है। इसके समांतर एक लाइन खींच दी डी। वो कह रहा है तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, जहाँ पर काट के जा रही है उसका नाम ले लो ई। समझ रहे हैं बात? हाँ। अब हमें क्या दे रखा था? हमें दे रखा था ये जो पॉइंट है ना डी, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ डी ए बी का मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है? ए बी जो है हमारी दो भागों में बट गई, मतलब ए बी बराबर है किसके? ए डी बराबर है किसके? बी डी के। तो लिखेंगे अतः ए डी बराबर हो जाएगा किसके? बी डी के। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है? जो ई है वो इसका क्या है? मध्य बिंदु है। और क्या दे रखा है हमें? और दे रखा है जो डी ई है, डी ई है वो समांतर है किसके? बी सी के। ठीक है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है ई जो है ना, ई वो ए और सी का क्या है? मध्य बिंदु है। ए और सी का मध्य बिंदु लिख देंगे, ई ए सी का मध्य बिंदु है। ये हमें सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे गिवन है ए डी
किसके बराबर है, बी डी के, ए डी बराबर बी डी, ए डी अपॉन बी डी, मैं छोड़ के आऊँगा तो इधर कितना बचेगा, 1, मैं एक 1 और ले रहा हूँ अपॉन में, समीकरण नंबर 1 डाल के यहीं पे छोड़ दूंगा। देखो मैंने क्या किया, इसको उठाया ए डी बराबर बी डी को, तो ये आ जाएगा ए डी बराबर बी डी, बी डी को मैंने ए डी के अपॉन में ले लिया, तो कितना बचेगा, 1:1 बचेगा, ठीक है, यानी कि ये बराबर अनुपात में है। अच्छा, अगर डी ई किसके समांतर है, बी सी के, डी ई किसके समांतर है, बी सी के, तो थेल्सपिर में क्या कहती है, इस ये वाला भाग अपॉन ये वाला भाग, डी ई समांतर है किसके, बी सी के, तब क्या हो जाएगा, थेल्सपिर में से ए डी अपॉन बी डी बराबर हो जाएगा किसके, ए ई अपॉन ई सी के, समीकरण नंबर 2। अब ध्यान देंगे यहाँ पर मैंने सिद्ध किया ए डी अपॉन बी डी बराबर ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। समीकरण नंबर 1 से अगर मैं देखूंगा तो ये किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा 1 अपॉन में 1 बराबर किसके आएगा, ए ई अपॉन में ई सी। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो हो जाएगा ये ए ई बराबर ई सी, ठीक है, ए ई बराबर ई सी, ये दोनों पार्ट अगर बराबर हैं तो ई क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा, नहीं होगा। अगर मैं ये सिद्ध करने में सक्षम रहा कि ए ई बराबर है किसके, ई सी के, तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा, लिख देंगे अतः ई ए सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, प्रूव्ड। समझ आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 4 नंबर में, ठीक है। देखो एक बार और रिपीट कर लेते हैं, बोला है जो डी है वो ए और बी का क्या है, मध्य बिंदु, तो मैंने क्या लिखा है, ए डी बराबर बी डी, ठीक है, और वो कह रहा है बी ई क्या है, समांतर है बी सी के, सिद्ध करना था ई जो है वो ए सी का मध्य बिंदु है, तो मैंने लिखा है ए डी बराबर बी डी को अपॉन में ले आएंगे तो 1:1 हो जाएगा। अगर डी ई समांतर हो बी सी के तो ए अपॉन बी डी बराबर ए ई अपॉन ई सी का रेशियो क्या हो जाएगा, आपस में बराबर, थेल्सपिर में से, ठीक है। इसकी वैल्यू 1/1 दे रखी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये वाला पार्ट इस पार्ट के क्या हो जाएगा, इक्वल। इक्वल कब होगा, जब ई इसके बीचों बीच में बैठा होगा, लिख देंगे अतः ई ए सी का क्या है, मध्य बिंदु। चलिए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ई की ओर। कह रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, माध्य, मतलब समांतर माध्य। देखिएगा इसमें दे रखा है वर्ग अंतराल 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150, 150 से 160, 160 से 170, ठीक है। बारंबारता दे रखी है 2, 8, 12, 20 और 8। हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका मध्य पद। मध्य पद कैसे निकालते हैं, 120 और 130 को जोड़ लो, कितना हो जाएगा 250, मतलब 250, 250 उसका आधा कर दो, कितना हो जाएगा 125, 125। इन दोनों को जोड़ लेंगे, उसका आधा कर देंगे, आएगा 135, 10 का अंतर है। इसके बाद आएगा 145, इसके बाद आएगा 155 मतलब 155, इसके बाद आएगा 165। हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट दोनों की क्या कर देंगे गुणा, एफ आई और एक्स आई की। तो 125 की गुणा 2 से कर, वो 125 की 2 से करेंगे 250 आ जाएगा। 8 से 135 की 8 से गुणा कर देंगे, 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगे 4, 8 या 24 और 4 28 हासिल लगे 2, 8 ही कम 8 और 2 10। गुणा करते रहिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस में आ जाती है गुणा करके। 12 की और 145 की गुणा कर देंगे, 12 पंजे 60 का 0 हासिल लगे 6, 12 चौक 48, 48 और 6 54 हासिल लगे 5, 12 के 12 और 5 17। इसकी गुणा कर देंगे, 0 ऐसे ही लगा लेंगे, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 एकम 2 और 1 3। इसकी गुणा करेंगे 8 की, 8 पंजे 40 हासिल लगे 4, 8 छिंग 48
48 और 4 52, हासिल लगे 5, 8 ही 8 और 5 13। इन सबको जोड़ लो, समेसन एफ आई, ये जो मान दे रखा है बारंबारता एफ आई का मान दे रखा है 20 और 20, 40 और 10 50, कितना आ जाएगा 50। इन सबको ऐड करना है, समेसन एफ आई और एक्स आई ऐड करेंगे, 0 का 0, 5 और 8 13, 13 और 4 17, 18 19 का 9, हासिल लगा 1 2 और 1 हासिल का 3 7 10, 10 और 1 11, 11 12 13 14, हासिल फिर लगा 1 1 हासिल 2 3 4 5 6 7, 7490। ठीक है। समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई। क्या होता है समांतर माध्य का फॉर्मूला? समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई। ठीक है। अभी क्या करना है हमको, ये वैल्यू है 7490 उठा के यहाँ पर लगा देंगे और ये वैल्यू उठा के यहाँ पर लगा देंगे, ये हो जाएगा 7490 अपॉन में कितना जाएगा 50, 0 से 0 कैंसिल, कितना आया 749 बटे में कितना आया 5, 5 से इसको क्या करना है भाग, 7490 को भाग कर देंगे 5 से, तो 5 ही कम 5, कितना बचा 2, होगा 24, 5 चौक 20, बचा 4, 5 नहीं 45, बचा कितना 4 5 अट्ठे 40, 149.8 इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, हल्के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले माध्य पद निकालो, फिर दोनों की गुणा कर दो, इनका सम निकाल लो, इनका सम निकाल लो, इसको इससे भाग करनी है। समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई। ठीक है। 7490 को 50 से भाग कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 749 बचा, 5 से भाग कर देंगे, 149.8 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एफ की ओर। ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये भी 4 मार्क्स का है। वो कह रहा है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। लाल गेंद कितनी है 3 और काली गेंद कितनी है 5। लाल गेंद बराबर 3, काली गेंद बराबर 5। ठीक है। अच्छा हम कुल गेंद निकाल दें तो कुल प्रायिकता तो कुल पे चेक करेंगे ना, कुल गेंद बराबर कितनी हो जाएंगी हमारे पास 8। कुल गेंद हमारे पास कितनी हो जाएंगी 8। हमसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि गेंद क्या हो लाल, तो लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद की प्रायिकता। ठीक है। तो लाल गेंद की प्रायिकता निकालेंगे तो लाल गेंद हमारे पास है कितनी 3, तो 3 अपॉन में कुल गेंद कितनी है 8, तो 3/8। दूसरी क्या पूछी है, पहली हो गई हमारी लाल गेंद की प्रायिकता 3/8। दूसरा क्वेश्चन पूछा है हमसे काली गेंद की प्रायिकता, काली गेंद की प्रायिकता। काली गेंद की प्रायिकता निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, काली गेंद कितनी है 5, तो 5/8 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में बोला था लाल गेंद कितनी है 3, काली गेंद कितनी है 5, लाल गेंद की प्रायिकता 3/8, काली गेंद की प्रायिकता 5/8। समझ में आ रहा है? चलिए बच्चों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की ओर। इसमें बोला है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद कितना 64 और सभी पदों का योगफल कितना दे रखा है 400। कितना दे रखा है 400। पदों की संख्या n का मान बताओ एवं सार्वधातुक d का मान बताओ। ये 2 चीजें हमसे पूछी हैं। इसके लिए मार्क्स कितने मिलेंगे पता है 6। कितने मिलेंगे 6। टोटल 1% मार्क्स मिलेंगे। ठीक है।
यहाँ से लॉन्ग आंसर स्टार्ट हो गए हमारे। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर कितना दे रखा है 5, अंतिम पद a n बराबर कितना दे रखा है 64, ये अंतिम पद a n बराबर 64 दे रखा है। सभी पदों का योगफल एस एन बराबर कितना है 400। हमसे पूछा है n की वैल्यू, पदों की संख्या बताओ और d का मान बताओ। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक तो फॉर्मूला होता है एस एन का और एक होता है ए एन का, ठीक है। तो ए एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 64 बराबर a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना दे रखा है n माइनस 1 इंटू डी। इसको उठा के ले जाएंगे तो n माइनस का 1 इंटू डी बराबर 64 माइनस कितना हो जाएगा 5, तो n माइनस का 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 64 में से 5 जाएंगे तो 59, समीकरण नंबर ए। अब यहाँ पे d और n दोनों आ गए तो हम यहाँ से आगे सॉल्व भी नहीं कर सकते। एक फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n अपॉन 2, यस इस फॉर्मूले से एक वैल्यू मिलेगी हमें और n अपॉन 2 a प्लस ए एन। एस एन की वैल्यू कितनी दी है 400, कितनी दी है 400, कितनी दी है 400। n की वैल्यू दी है नहीं, n का मान हमें नहीं दे रखा है। a की वैल्यू है 5 और ए एन की वैल्यू कितनी है 64, ठीक है। 400 बराबर n बटा 2, इसको दोनों को जोड़ देंगे 64 और 5 कितने हो जाएंगे 69, इसकी गुणा कर देंगे 400 से, 400 दूनी कितने हो जाएंगे 800 बराबर n इंटू में कितना हो जाएगा 69। कोई मिस्टेक तो नहीं है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो गलती है। ए की वैल्यू 5, ए एन का मान, एस एन का मान, अच्छा क्वेश्चन चल रहा था। देखिए यहाँ से n बराबर कितना हो जाएगा 800 और बटे में कितना हो जाएगा 69। इसको इतना ही रहने देते हैं, आगे सॉल्व भी नहीं होगा ये, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है क्योंकि n की वैल्यू हमें पूरी पूरी मिलनी चाहिए। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अथवा वाले को सॉल्व कर लेते हैं, नहीं हो रहा तो ठीक है। नेक्स्ट इसमें कह रहा है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है 4, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस वाई बराबर 4, तो इसमें किसकी वैल्यू बतानी है, सॉल्व करने हैं। तो लिखेंगे इसमें हम 3 से गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 3 पंजे 15, इसको सेम लिख लेंगे 2x माइनस 3y बराबर 4, 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 5x बराबर 19, तो x बराबर हो जाएगा 19 बटा 5। ये लगा देंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से x की जगह कितना लगाएंगे 19 और बटे में कितना आएगा 5 और प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 5, इसको उठा के इधर ले जाओ, y बराबर 5। जब हम 19 बटे 5 को उठा के लेके जाएंगे तो किस में जाएगा माइनस में, तो माइनस 19 और बटे में कितना हो जाएगा 5 5 पंजे 25 और माइनस कितना हो जाएगा 19 बटे में 5, तो y बराबर कितना बचेगा
25 में से 19 जाएंगे तो 6 बचेगा, 6/5। देखो तीसरे क्वेश्चन से ना अथवा वाले स्टार्ट हो जाती है। तीसरे क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मिलेंगे हमको, एक इस टाइप से मिलेगा, अथवा में एक इस टाइप से मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों में से हमें कोई एक हल करना है, जो आसान लगे वो हम हल कर लेंगे। इस क्वेश्चन में ना कोई गलती दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा पूरा कैंसिल होना चाहिए। आप लोग हल करना और बताना कमेंट में इसका आंसर, अगर आप लोग हल कर पाए तो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बी की ओर। कह रहा है इन दोनों को हल कर लो। इस क्वेश्चन को इक्वेशन को लिखेंगे 3x + 4y = 10। इसमें हम कितने से मल्टीप्लाई करके चलेंगे? 2 से। 2 से कर लेंगे 4x - का 4y = 2 दूनी 4। 4y से 4y कैंसिल, 3 और 4 कितनी हो जाएंगी? 7x बराबर कितना हो जाएगा? 14। 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14। x बराबर कितना हो जाएगा? 2। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। इसमें हमने 2 से गुणा करी, 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4y = 2 दूनी 4। 4y से 4y क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 4 और 3 को जोड़ देंगे, 7x = 10 और 4 14। 7 से काट देंगे, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। यहाँ पर लगा देंगे समीकरण नंबर 1 में 3 × 2 + 4y बराबर कितना आएगा? 10। 3 दूनी कितनी हो जाएंगी? 6 + 4y = 10। 4y बराबर कितना हो जाएगा? 10 - 6। तो 4y बराबर कितना बचेगा? 4। 4 से 4 कैंसिल, y की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन, इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया मिस्टेक। ठीक है, इसको आप खुद सॉल्व करना, नहीं तो मैं इसका सॉल्यूशन निकाल के दोबारा से नेक्स्ट बना के वीडियो डाल दूंगा। ओए टूटा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर। ठीक है, इसके भी कितने पार्ट हैं? 2। एक ये दे रखा है, एक अथवा में ये दे रखा है। ठीक है, तो हम चाहे तो इसको सॉल्व कर लेंगे, चाहे तो इसको सॉल्व कर लेंगे एग्जाम में लेकिन यहाँ पर हम दोनों सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्यों? क्या पता हमारे पास कौन सा पेपर में फंस जाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर और इसको पहले रीड कर लेते हैं। कह रहा है एक ठोस शंकु के आकार का है। कैसा है? शंकु के आकार का। तो पहले हम शंकु बना लो। शंकु होती है हमारी जोकर की टोपी। ऑब्जेक्टिव में आता भी है कि जोकर की टोपी कैसी होती है? शंकु के आकार की। शंकु के आकार का है, जो एक समान आधार वाली त्रिज्या के अर्धगोले पर क्या है? अध्यारोपित है। किसके ऊपर रखा है? अर्धगोले के ऊपर रखा गया है। ठीक है, यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ क्या हो? समान हो, तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का क्या बताना है? अनुपात बताना है। क्या बताना है? अनुपात। चलो फिर करते हैं इसको सॉल्व। शंकु का वक्रपृष्ठ याद है बच्चों? शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ कितना होता है? πr/l। ठीक है, और शंकु की तिरछी ऊंचाई होती है l। l किसके बराबर होती है? h² + r²। यहाँ पर इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें? इसकी त्रिज्या दे रखी है r। कितनी दे रखी है? r। इसकी ऊंचाई दे रखी है h। इसकी तिरछी ऊंचाई दे रखी है l, तो इसकी भी त्रिज्या कितनी है? r। हमसे पूछा है त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, r का और h का अनुपात। समझ में आया? वो कह रहा है शंकु का वक्रपृष्ठ और अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है? अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है? 2πr²। इन दोनों को क्या रख देना हमें? बराबर, प्रश्नानुसार। ध्यान से समझना बच्चों, प्रश्नानुसार। πr/l बराबर हो जाएगा किसके? 2πr² के। ठीक है, अभी मैं यहाँ से कैंसिल आउट करने वाला हूँ। मेरा पाई से पाई खल्लास हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो l बराबर कितना बचेगा? l बराबर बचेगा 2r। और l किसके बराबर होता है? तिरछी ऊंचाई, h² + r² के। तो यहाँ पर लगा दूंगा
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2r के। ठीक है, दोनों ओर क्या कर दूंगा वर्ग, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर। वर्ग करने के बाद हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर को उठा के इधर की साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा ये एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, इन दोनों को माइनस कर देना है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है, तो यहाँ से हम माइनस कर देंगे, तो एच स्क्वायर बराबर बचेगा 3r स्क्वायर। ठीक है हमसे आयतन वो अनुपात क्या पूछा है, आर का एच में अनुपात बताना है। ठीक है, तो दोनों ओर क्या ले लेंगे वर्गमूल, तो यहाँ से हो जाएगा एच बराबर रूट में 3r, क्योंकि इन पे स्क्वायर है तो ये बाहर निकल जाएंगे, रूट में 3 फंसा रह जाएगा। ठीक है, तो एच को इधर ले जाएंगे, आर को इधर, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/√3 बराबर आर बटे में कितना आएगा एच, आर का और एच का अनुपात पूछा है, तो आर अनुपात एच इधर क्या हो जाएगा 1/√3। ठीक है, तो त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, ये ऊंचाई किसकी है, शंकु की, हमसे तिरछी ऊंचाई का अनुपात नहीं पूछा था, हमसे ऊंचाई का अनुपात पूछा था। ठीक है, तो ऊंचाई का अनुपात कितना हो जाएगा, आर अनुपात एच बराबर हो जाएगा 1/√3। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कह रहा है 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें ऊंचाई लिख लो, h बराबर कितना दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, व्यास d बराबर कितना दे रखा है, d बराबर 1.4 सेंटीमीटर, r निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अगर मैं चित्र ड्रॉ करूं तो चित्र बनेगा मेरा कुछ इस प्रकार, मेरे पास एक बेलन था, इस बेलन से मैंने क्या निकाल दिया, एक शंकु, क्या निकाल दिया, एक शंकु निकाल देंगे इसके अंदर से, इस टाइप से, इसके अंदर से मैंने क्या निकाल दिया, एक शंकु बाहर निकाल दिया, ये काट के मैंने बाहर निकाल दिया, तो मेरे पास इतना भाग बचा ही अभी, इतना भाग अभी शेष है। अब क्या करना है, हमसे पूछा है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, तो हम निकालेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो हम क्या करने वाले हैं, हम निकालेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πRh। ठीक है, फिर क्या निकालेंगे हम, शंकु का वक्र पृष्ठ πRL प्लस एक और निकालेंगे ये वाला, देखो ये पूरा बेलन का वक्र पृष्ठ, ये और निकाल देंगे प्लस प्लस πr स्क्वायर। अब हम यहाँ से क्या कर लेंगे कॉमन, कितना कॉमन करेंगे πr, कितना कॉमन करेंगे πr, तो यहाँ से हम πr कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से कितना बचेगा 2h बचेगा, और यहाँ से कितना बचेगा सिर्फ l, और यहाँ से कितना बचेगा एक r बचेगा। ठीक है, ये है इसकी ऊंचाई, ये है ऊंचाई कितनी h कितना दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी दे रखी है 0.7 सेंटीमीटर। अगर मैं इसकी निकालूं तिरछी ऊंचाई, ये वाली तिरछी ऊंचाई का फॉर्मूला होता है रूट में L बराबर h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। h की वैल्यू कितनी दी है 2.4 का होल स्क्वायर प्लस 0.7 का होल स्क्वायर। ठीक है, मान लेंगे 24 का स्क्वायर है 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर जोड़ते हैं तो 25 का स्क्वायर आता है, किसका स्क्वायर आता है 25 का, तो L बराबर कितना हो जाएगा, तो L बराबर मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, L बराबर हो जाएगा ये 2.5 का होल स्क्वायर, कैलकुलेट करेंगे इसको 2.5 का, ये आपस में कैंसिल, L बराबर हो जाएगा 2.5। कैलकुलेट कैसे करना है, इसको निकालेंगे तो 5.76 आएगा, इसको निकालेंगे
तो कितना आएगा 0.49, इसको ऐड कर लेंगे 6.25 हो जाएगा। कितने का आएगा ये 2.5 का। ठीक है, तो L बराबर हो जाएगा मेरा 2.5। सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, पाई का मान लगाएंगे 22/7 हो जाएगा, R का मान लगाएंगे 0.7, 2 इंटू में H की वैल्यू लगाएंगे 2.4, यहाँ से L की वैल्यू लगा देंगे यहाँ से 2.5 प्लस 2.5 प्लस R का मान लगाएंगे 0.7, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना जाएगा 10, 7 से 7 कैंसिल ही हो जाएंगे मेरे 22, और बटे में कितने हो जाएंगे 10, मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, गुणा में इसकी गुणा कर देंगे 4.8 आ जाएगा, प्लस इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएंगे ये 3.2, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22 बटे में 10 और गुणा में हो जाएगा 8। ठीक है, इसकी गुणा कर देंगे 8 से, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 17 मतलब 176, और बटे में कितना हो जाएगा 10, यहाँ से मैं 0 काटूंगा, पॉइंट आ जाएगा मेरा यहाँ पर आएगा 17.6। ठीक है, अप्रोक्सीमेट इसको मैं लिख सकता हूँ 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, अप्रोक्सीमेट लगभग 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, देखो दोबारा समझ लेंगे, H बराबर दे रखा है 2.4, D बराबर 1.4, R बराबर निकाल दिया मैंने, इसका आधा कर देंगे, D बराबर जो होता है उसकी वैल्यू को हम आधा कर देते हैं, R की वैल्यू मिल जाती है। क्यों? क्योंकि D बराबर फॉर्मूला होता है, R बराबर फॉर्मूला होता है D बटे में 2। ठीक है, अब वो कह रहा है एक बेलन था उसमें से एक शंकु निकाला गया, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरा क्या होगा, एक तो ये 2πRh होगा, नीचे का πr² है होगा ये वाला वृत्त, और शंकु जो निकाला है ये भी तो पृष्ठ बढ़ जाएगा ना मेरा। ठीक है, और मैंने यहाँ से πr कॉमन कर लिया, यहाँ से कितना बचेगा 2h, और यहाँ से L बचेगा, यहाँ से R बचेगा। सारी वैल्यू पुट करेंगे, इसको ऐड करके आ जाएगा 8, इसको सॉल्व करेंगे 22/10, इसकी गुणा कर देंगे 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, मेरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और बचा है इसका शेष। चलिए बच्चों बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन 5 की ओर। ठीक है, इसके भी 2 पार्ट हैं अथवा में करके। पहला है हमारा भूमि पर स्थित बिंदु X से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का, ठीक, इसका पहले हम चित्र ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें बोला है भूमि पर स्थित बिंदु X से, मान लेंगे हमारा X पॉइंट मतलब X बिंदु हमारा ये है, हम मान लें X बिंदु हमारे पास, इधर बनाते हैं इसका चित्र छोटा सा, X बिंदु है हमारे पास ये। ठीक है, X से भूमि पर स्थित बिंदु X से ऊर्ध्वाधर टावर PQ, टावर है कोई हमारा PQ इस टाइप से, ये है इसका पॉइंट P और ये है इसका पॉइंट एक Q। PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण कितना 60 अंश, ये कोण कितने अंश का दे रखा है 60 अंश का, ये कोण दिया है 60 अंश का, 60 अंश है। बिंदु X से 40 मीटर की दूरी पर, ये X पॉइंट था, यहाँ से 40 मीटर की दूरी मान लो, ये रही हमारी 40 मीटर, ये दूरी कितनी है 40 मीटर, यहाँ पर है इसका नाम है बाई। बिंदु X से 40 मीटर की दूरी पर बिंदु बाई से Q का उन्नयन कोण कितना है 45 अंश। पहले हम इसको डॉट डॉट कर कर इधर मिला देंगे। ठीक है, तो ये कोण कितने अंश का है, यहाँ से 45 अंश का, कितने अंश का है 45 अंश का है। टावर PQ की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई बतानी है कि ये पूरी ऊंचाई हमारी h यानी कि PQ कितनी होगी, ऊंचाई तथा px बताना है, दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, इसको मान लेता हूं मैं स्मॉल x। अगर हम इस चित्र को ध्यान से देखें तो PQ के बीच में एक पॉइंट यहाँ पर मिलेगा R। ठीक है, जब ये 40 है तो ये भी कितना होगा 40 हो जाएगा, ये वाला भाग इतना कितना हो जाएगा 40। ठीक है, ऊपर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये वाली दूरी, ध्यान रखना जब मैं लगाऊँ तो h माइनस का 40 लगाना पड़ेगा, h माइनस का 40, क्योंकि मैं ये 40 नीचे का घटा दूंगा। ये पूरी दूरी कितनी है, पूरी कितनी है मेरे पास h में से 40 में नीचे निकाल दूंगा तो ये वाली दूरी कितनी बचेगी मेरी 40 माइनस का h, और ये वाला गैप मेरा x है तो ये वाला गैप भी कितना हो जाएगा x हो जाएगा।
मैं इसको अलग पेन से लिख देता हूँ। पहले मैं लाइन खींचता हूँ एक यहाँ पर, और ये हो जाएगा मेरा x, मतलब y से लेके r तक की दूरी मिलेगी x। अभी हम बात करने वाले हैं त्रिभुज किसमें, Q और बाई R में। थीटा बराबर कितना है, 45 अंश। थीटा बराबर कितना दे रखा है, 45 अंश, ये दे रखा है। ठीक है, हम यूज़ करेंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब। लंब कितना है, क्यू आर। क्यू आर अपॉन में कितना आएगा, बाई आर। कितना आएगा, बाई आर। टेन थीटा की जगह कितना लगाएंगे, 45 अंश। टेन 45, क्यू आर कितना दे रखा है, ये है h माइनस का 40, अपॉन में कितना आएगा, x। टेन 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी, h माइनस का 40 अपॉन में x। टेन 45 की वैल्यू तो याद होगी ना, सबसे आसान वैल्यू होती है टेबल में टेन 45 बराबर 1। x की गुणा किधर करेंगे, 1 से, तो x बराबर हो जाएगा h माइनस का 40। समीकरण नंबर इसको 1 दे देंगे। नेक्स्ट बात करेंगे त्रिभुज क्यू एक्स पी में। त्रिभुज क्यू एक्स पी में थीटा बराबर कितना है, 60 अंश। थीटा बराबर कितना है, 60। और ये क्यू पी बराबर कितना है, क्यू और पी बराबर है एच, और एक्स पी बराबर कितना है, एक्स पी बराबर है स्मॉल एक्स। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्यू पी अपॉन में कितना आएगा, एक्स पी। क्यू पी अपॉन एक्स पी। टेन थीटा की वैल्यू यानी कि टेन थीटा, थीटा की जगह कितना लगाएंगे, टेन 60 अंश। क्यू पी कितना है, एच, अपॉन में कितना हो जाएगा, एक्स। टेन 60 का मान लगा देंगे, कितना होता है, √3। एच अपॉन में कितना हो जाएगा, एक्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक्स का मान निकालूँ तो एक्स बराबर कितना मिलेगा मुझे, एक्स बराबर मिलेगा, यहाँ एच का मान निकाल दो तो एच की वैल्यू कितनी मिलेगी, एच बराबर मिलेगा मुझे √3x। √3x। समीकरण नंबर 2 लिखेंगे, समीकरण नंबर 1/2 से। समीकरण 1/2 से देखो, समीकरण नंबर 1/2 में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर x है, यहाँ पर h है। h की जगह मैं कितना लगा दूंगा उठाकर, ये वाली वैल्यू यहाँ पर, तो x बराबर √3x माइनस कितना हो जाएगा, 40। इसको उठा के मैं इधर लेके जाऊंगा तो x माइनस √3x बराबर माइनस का 40। इस माइनस से यहाँ, तो यहाँ से माइनस कॉमन करूँगा तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, ये बचेगा √3x माइनस x बराबर 40। यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से दोनों में से x कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा, √3 माइनस 1 बराबर 40 बचेगा। समझ गए। अभी मुझे क्या करना है, इस √3 माइनस 1 को अपॉन में ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 40 अपॉन में √3 माइनस 1। हर का परिमेयकरण करेंगे तो √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे क्या कर लेंगे, गुणा और भाग। इसको बोलते हैं हर का परिमेयकरण करना। अभी हम इसकी गुणा कर लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 40 √3 प्लस 1। यहाँ पे a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो हो जाएंगे 3 माइनस 1, तो x बराबर हो जाएगा 40 √3 प्लस 1 अपॉन में कितना आएगा, 2 से काट देंगे 20 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर मुझे मिलेगा 20 √3 प्लस 1, और ये किसके बराबर है, एक्स पी के। मुझसे पूछा था एक्स पी का मान, तो एक्स पी की वैल्यू तो ये आ जाएगी। ये x का मान उठा करके यहाँ पर लगा देंगे समीकरण नंबर 2 में। लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 में लगाएंगे तो h बराबर हो जाएगा √3, और x की वैल्यू कितनी है, 20, और √3 प्लस 1, इसके अंदर गुणा कर देंगे √3 की, तो h बराबर हो जाएगा 20, √3 की √3 से गुणा करेंगे 3 प्लस √3। दूरी किस में दी है, मीटर में, तो ये आंसर भी मीटर में आएगा।
और ये वाला आंसर भी किस में आएगा, मीटर में आएगा। समझ गए, आसान क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हमने कौन सा त्रिभुज लिया, ये वाला Q/R, थीटा बराबर 45, ठीक है। तो यहाँ से हमने सॉल्व करते करते एक समीकरण बनाई ये वाली। नेक्स्ट थीटा बराबर 60, तो हमने ये वाला त्रिभुज लिया, ये वाला समीकरण बनी हमारी ये। दोनों समीकरणों को हमने सॉल्व करना है, हर का परिमेयकरण करेंगे। यहाँ पर x का मान निकल जाएगा, x का मान उठाकर यहाँ पर लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही खुशी की बात, एक क्वेश्चन एक सेट हमारा सॉल्व होने वाला है। वो कह रहा है एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से, तो प्रकाश स्तंभ बना लो, हम यहाँ पर बना लेते हैं, नहीं तो यहाँ बना लेंगे प्रकाश स्तंभ। ये चित्र बनेगा इस टाइप से। एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र तल में दो जहाजों के अवनमन कोण, एक जहाज हमारा यहाँ चल रहा है और एक जहाज हमारा यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। दोनों के अवनमन कोण कितने हैं, अवनमन कोण बनेंगे जो ऊपर से देखने पर बनते हैं, ठीक है। पहले का 30 अंश, पहले का अवनमन कोण कितना है 30 अंश, दूसरे का अवनमन कोण कितना है 45 अंश, कितना है 45 अंश। तो ये वाला कोण कितने अंश का हो जाएगा 30 अंश का, ये वाला कोण कितने अंश का हो जाएगा 45 अंश का। यहाँ नाम दे दो ए, ये दो जहाज हैं बी और सी। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक 50 मीटर क्या हो पीछे, कितनी मीटर 50 मीटर, इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी दी है 50 मीटर, तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई बताओ। क्या बतानी है, ऊंचाई। तो ऊंचाई को हम मान लेंगे h का मान बताना है, ठीक है। और ये मान लेंगे हम x, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। अगर मैं टोटल दूरी की बात करूँगा तो कितना हो जाएगा 50 + x, टोटल दूरी मुझे 50 + x लगानी है। समझ लो, देखो दोबारा समझते हैं फिगर। वो कह रहा है कोई हमारे पास टावर है, ऊपर से देखने पर दो जहाज हैं बी और सी के अवनमन कोण क्या बनते हैं 30 अंश और 45 अंश। कितने कितने बनते हैं 30 अंश और 45 अंश बनते हैं, 30 अंश और 45 अंश। तो कह रहा है टावर की ऊंचाई बताओ, जबकि दोनों के बीच की दूरी कितनी हो 50 मीटर की हो। देखो हम सबसे पहले बात करेंगे त्रिभुज ए सी और यहाँ पर ले लो डी में, त्रिभुज ए सी डी में थीटा बराबर कितना दे रखा है, थीटा बराबर दे रखा है 45 अंश, कितना दिया है 45। और लंब कितना दे रखा है, लंब ए से लेके डी, लंब कितना दिया है h, तो ए डी बराबर कितना दे रखा है h। आधार कितना दे रखा है सी डी, सी डी बराबर दे रखा है x, सी डी बराबर x। टेन थीटा लगा दो यहाँ पे, टेन थीटा बराबर लंब ए डी अपॉन में कितना आएगा सी डी, टेन थीटा की जगह कितना आ जाएगा 45 बराबर ए डी कितना है h अपॉन में कितना आएगा x, टेन 45 की वैल्यू 1 बराबर h अपॉन x, मतलब x किसके बराबर हो जाएगा h के, मतलब x और h का मान आपस में क्या आने वाला इक्वल, ठीक है। हम बात करेंगे त्रिभुज ए बी डी के में, त्रिभुज ए बी डी में थीटा बराबर कितना दे रखा है 30 अंश, लंब ए डी बराबर कितना है, ए डी बराबर है h, आधार बी डी बराबर कितना है, बी डी बराबर यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा हमारे पास आधार। अब आधार कितना हो जाएगा बी से लेके डी तक, कितना दे रखा है 50 + x, 50 + x। टेन थीटा लगाएंगे, टेन थीटा बराबर ए डी अपॉन में कितना आएगा बी डी, टेन थीटा की जगह कितना लगाएंगे 30 अंश, ए डी कितना है h अपॉन बी डी कितना है 50 + x। टेन 30 का मान लगाएंगे यहाँ पर, टेन 30 का मान हो जाएगा 1/√3, 1/√3 बराबर h अपॉन में 50 + h। h क्यों लगाया है, क्योंकि x किसके बराबर है h के बराबर है, इसकी तिरछी गुणा कर दो, हो जाएगा 50
प्लस एच बराबर √3h। इस h को उठा के भेज देंगे तो 50 प्लस h बराबर √3h माइनस h। यहाँ से h कॉमन करना है, इन दोनों में से क्या कॉमन कर, सॉरी, इस h को उठा के लेके जाएंगे तो यहाँ सिर्फ 50 छोड़ के जाएगा ही, इधर बचेंगे 50। यहाँ से h कॉमन कर लेंगे तो 50 बराबर h कॉमन कर लेंगे √3 माइनस 1। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, √3 माइनस 1 कहाँ जाएगा, 50 के अपॉन में, तो h बराबर हो जाएगा 50 अपॉन √3 माइनस 1। भाई हर का परिमेयकरण करेंगे, √3 प्लस 1 अपॉन में कितना आएगा, √3 प्लस 1। यहाँ से हो जाएगा h बराबर 50 √3 प्लस 1 अपॉन में कितना आएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे 2 आ जाएगा, 2 से काट देंगे 25। तो स्तंभ की ऊंचाई कितनी आएगी, h बराबर 25 और √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है बच्चों, आई होप ये इतने क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ और इसके अगले क्वेश्चनों के साथ। जो सेट है हमारा 822 CB का, ठीक है, उसको हम सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर आप तक ये वीडियो पहुंची हो और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अपने दोस्तों को क्या करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। आता रहूँगा, इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।